हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों की कोशिका संरचना। ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस का भी एक पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्गल सेल की, यानी कि शैवाल कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। शैवाल कोशिकाएं जो हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज की गई हैं, जो कि इनकी स्ट्रक्चर पर और इनके अंदर जो सेल ऑर्गनली प्रेजेंट होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उसके ऊपर आधारित है। ये टाइप्स हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक। पहली है प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक शैवाल कोशिका। ये वाली जो सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि साइनोफाइसी वर्ग के अंदर से प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल है। इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, जिसके अंदर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है। और इसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनली है यानी कि कलाबद्ध कोशिकांग जो हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इनके न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, मीन्स हिस्टोन प्रोटीन या क्षारकीय प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है एंड इस टाइप की सेल के अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन जो है वो एब्सेंट होता है। ये डायग्राम है एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइनोफाइसी के अंदर पाई जाती है। इस सेल के अंदर आपको फूड रिजर्व, लेमिला, सेल वॉल, अल्फा ग्रेन्यूल, बीटा ग्रेन्यूल, राइबोसोम्स, लिपिड ग्रेन्यूल, प्रोटीन बॉडी, ये सब इसके अंदर शो हो रहे हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये सब क्या है, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनली होते हैं। दूसरी है यूकैरियोटिक टाइप की एल्गल सेल यानी कि यूकैरियोटिक टाइप की शैवाल कोशिका। साइनोफाइसी के अलावा और डाइनोफाइसी के अलावा जितनी भी सेल होती हैं वो सारी की सारी यूकैरियोटिक टाइप की होती है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मीन्स वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनली जो है वो इस टाइप की सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम है एल्गी की यूकैरियोटिक सेल का जो क्लेमाइडोमोनास के अंदर शो हो रहा है। इस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल्जी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी तरह के सेल ऑर्गनली जो है वो प्रेजेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड टाइप की सेल जो है वो है मेसोकैरियोटिक एल्गल सेल कि मेसोकैरियोटिक शैवाल कोशिका। इस टाइप की सेल जो है वो सिर्फ डाइनोफाइसी के अंदर पाई जाती है। ये जो सेल है इनमें क्रोमोसोम और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते, यानी कि मेसोकैरियोटिक टाइप की जो एल्गल सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम भी नहीं पाए जाते और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। ये डायग्राम यहाँ पर मेसोकैरियोटिक एल्गल सेल का दिया गया है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एल्गल सेल यानी कि शैवाल कोशिका के मुख्य अंग या मुख्य घटक क्या होते हैं। एक शैवाल कोशिका के अंदर, जो कि हम यूकैरियोटिक टाइप की शैवाल कोशिका की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट जो हैं वो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के भी लिए हैं। तो एक एल्गल सेल के अंदर सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट ये 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम सारे के सारे सेल ऑर्गनली को पढ़ते हैं, जिनमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, आई स्पॉट, वैक्यूल एंड फ्लैजिला आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो हम सेल्यूलोजिक होती है, मतलब ज़्यादातर जो एल्गी हैं उनके अंदर सेल्यूलोज जो है उनकी सेल वॉल का मेन कंटेंट होता है। इसके अलावा इनमें हेमिसेल्यूलोज, म्यूसिलेज, पैक्टीन और कुछ अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग एल्गी ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए हैं। जैसे फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी जो है उनके अंदर एल्जिनिक एसिड, फ्यूसेनिक एसिड पाया जाता है, जबकि रोडोफाइसी या रेड एल्गी के अंदर पैक्टीन, कैल्शियम कार्बोनेट, जाइलोज एंड गैलेक्टोज पाए जाते हैं। बेसिलियरियोफाइसी जिनमें कि डाइटम्स आते हैं,
इनके अंदर सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। साइनोफाइसी के अंदर म्यूकोपॉलीमरिक ग्लूकासामीन, म्यूरामिक एसिड, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जबकि कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जिनके अंदर ट्रू सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं जिम्नोडिनियम, क्रिप्टोमोनास, युग्लिना, पायरामीमोनास। इनके अंदर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम सेल वॉल ना कहकर पेलिकल कहते हैं। सेकेंड मेजर कंपोनेंट है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म को कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग जो हैं वो पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक एल्गल प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो एक बाउंड्री से कवर होता है। वो बाउंड्री लाइपोप्रोटीनेसिस होती है, मींस लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और उस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो वेरी थिन एंड इलास्टिक होती है, मीन्स बहुत ही पतली और लचीली होती है, तथा साथ ही सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। मीन्स जो पैसेजेस या मटेरियल हैं जिसे सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर निकलना है उसको ये कंट्रोल करती है, यानी कि ये सेलेक्ट करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर आएगा। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का। न्यूक्लियस जो है वो सारी की सारी यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। वैसे न्यूक्लियस सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो मेसोकैरियोटिक हो, या वो यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक एल्गी का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मीन्स सुसंगठित होता है, तथा स्फेरिकल और इलिप्टिकल होता है, मीन्स गोलाकार या लंबा होता है। इनके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर। इसके अंदर की तरफ कैरियोलिम्फ पाया जाता है। कैरियोलिम्फ जो है वो क्रोमेटिन रेटिकुलम का बना होता है, यानी क्रोमेटिन का जो जाल है उससे कैरियोलिम्फ का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होती है, मीन्स 2 लेयर की बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है, मीन्स जो अंतःप्रदवी जालिका है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लगी हुई होती है या जुड़ी हुई होती है। न्यूक्लियस जो है बेसिकली उसके अंदर न्यूक्लियोलाई पाए जाता है, जिन्हें हम एंडोसोम भी कहते हैं। वो 1, 2 या उससे अधिक हो सकते हैं। क्रोमोसोम जो हैं उनके अंदर सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं, यानी कि सबसे कम नंबर के क्रोमोसोम की अगर बात करें तो द लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2, जो किसमें पाया जाता है, जो पाया जाता है पोरफायरा लिनेरिस के अंदर। जबकि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 592, जो निट्रियम डिजिटलाई के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एल्गी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया, क्योंकि एल्गी भी क्या होती है, एल्गी भी प्लांट ही होती है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा हुआ? क्लोरोप्लास्ट का प्रकाश संश्लेषी वर्णक हुआ क्लोरोफिल या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मींस इसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट टाइप की एल्गीज में पाए जाते हैं। 8 मेन टाइप्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट के रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो हैं नंबर 1 इज कप शेप्ड, जो क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। सेकेंड वन इज डिस्कॉइड, जो कारा, वाउचेरिया एंड सेंट्रिक डायटम्स के अंदर पाया जाता है। पैराइटल टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किटोफोरेल्स, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और कुछ क्रायोफाइसी और पिन्नेट डायटम्स में पाया जाता है। जबकि गर्डल शेप का या शी शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। स्पाइरल या सर्पिलाकार जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। जबकि रेटिकुलेट जो है वो उडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियोन और क्लेडोफोरा में पाया जाता है। स्टिलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट जाइगोनिमा में और रिब्ड टाइप का स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। तो ये बेसिक 8 टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं जो डिफरेंट एल्गीज में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट किंगडम यानी कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में लगभग
सिमिलर होता है। जो शेप्स अभी मैंने आपको बताए थे क्लोरोप्लास्ट की, ये उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट वन इज कप शेप्ड, जहां पर आपको इजीली कप के शेप का क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। ये है कप शेप का क्लोरोप्लास्ट। देन उसके बाद है डिस्कॉइड, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क शेप का होता है, ठीक है। देन सी शेप्ड, यहाँ पर देखिए इस तरीके से उल्टा सी और सीधे सी के शेप में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पैराइटल शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है वो परिधि से लगा हुआ है। देन रिब्ड के अंदर यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो छोटे छोटे रिब्स के रूप में प्रेजेंट है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये कॉलोनियल फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। रेटिकुलेट मीन्स जालिकादार, यानी कि देखिए यहाँ पर जाली के फॉर्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज स्पाइरल, यानी कि ये देखिए यहाँ पे सर्पिलाकार इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जबकि स्टीलेट के अंदर स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह है रीजन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या जो क्लोरोप्लास्ट की बेसिक स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे थे वो है। तो सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट है उसके एनवेलप की बात करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पाया जाता है और इसके अंदर सॉल्युबल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और स्टार्च स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होते हैं। और उसके अंदर आता है लैमिलर मेम्ब्रेन, जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, जिन्हें हम लैमिली कहते हैं। ये लैमिली जो होते हैं वो एनर्जी कैप्चर करते हैं और ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं। जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो हम पिगमेंटेशन को भी इसके साथ में पढ़ते हैं। पिगमेंटेशन मीन्स वर्णक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। इनका जो डिटेल है वो हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम उनके टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स के टाइप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन इज क्लोरोफिल। तो 5 टाइप के क्लोरोफिल जो हैं वो एल्गी में पाए जाते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। कैरोटीनॉइड जो हैं वो कैरोटीन और जेंथोफिल को हम एक साथ जब बोलते हैं या एक साथ उनके मिक्सचर को हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। कैरोटीन जो है वो येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, जबकि जो जेंथोफिल हैं वो येलो ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं। कैरोटीन्स के टाइप हैं अल्फा, बीटा, सी, ई एंड फ्लेविसिन, जबकि जेंथोफिल्स के टाइप हैं ल्यूटीन, वायरोजेंथीन, नियोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, मिक्सोजेंथोफिल, मिक्सोजेंथीन और ऑसिलोजेंथीन। इसके अलावा फाइकोबिलीन्स जो हैं वो भी पिगमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। फाइकोबिलीन्स 2 टाइप्स के होते हैं जो कि कलर के बेस पे होते हैं। फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का पिगमेंट है और फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का पिगमेंट है। इसके बाद है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड जो हैं वो प्रोटीनेशियस बॉडी पार्ट्स होते हैं, मीन्स प्रोटीन्स की बॉडी होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये एल्गल क्लोरोप्लास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पायरेनॉइड्स होते हैं वो बेसिकली स्टार्च स्टोरेज के से एसोसिएट करते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टार्च का स्टोरेज होता है और उनका सिंथेसिस होता है। पायरेनॉइड जो हैं वो अलग अलग होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक पायरेनॉइड जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, जबकि एक से अधिक पायरेनॉइड्स जो हैं वो ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी का ही काम होता है, जो सेल का पावर हाउस बोलते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो दोनों हैं उनके अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेल के अंदर सेल की तरह से पाए जाते हैं। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस। ER मीन्स अंतःप्रदवी जालिका।
इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम के अंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर रेड रेड डॉट यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला स्ट्रक्चर जो है जहां पर रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन ER के ऊपर किसी भी टाइप के कोई डॉट नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER को हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतरपर्दवीय जालिका और SER को कहते हैं चिकनी अंतरपर्दवीय जालिका। इसके बाद है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है वो न्यूक्लियस में ER के जस्ट पास में पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे स्टैक्स से मिलकर बने हुए होते हैं और हर एक स्टैक को हम डिक्टियोसोम कहते हैं, इसलिए कई बार गोल्जी की जगह डिक्टियोसोम वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज आई स्पॉट और स्टिग्मा। इसे हम हिंदी में कहते हैं नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु। एल्गल सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। जो क्या होता है, ये जितने भी मोटाइल सेल्स होती हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हों चाहे वो रिप्रोडक्टिव हों, कायिक कोशिकाएं हों या जनन कोशिकाएं हों, सभी कोशिकाओं के अंदर रेड और ऑरेंज कलर का एक पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है, जो या तो एंटीरियर पोर्शन पे पाया जाएगा या मिडिल पे या पोस्टीरियर पार्ट पे पाया जाता है। इस स्पॉट को हम कहते हैं आई स्पॉट या स्टिग्मा। ये आई स्पॉट या स्टिग्मा जो है वो या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट के बाहर की तरफ पाया जाता है। अंदर और बाहर जो प्रेजेंट हो रहा है, इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसके अंदर स्टिग्मा रेड कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो दूसरा डायग्राम है उसके अंदर स्टिग्मा क्लोरोप्लास्ट के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। जब हम वैक्यूल या रिक्तिकाओं की बात करते हैं तो एल्गल सेल्स के अंदर सारी की सारी सेल्स में वैक्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन जो साइनोफाइसी हैं उनके अंदर सिर्फ गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं, उनमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स वैक्यूल नहीं पाई जाती। जो ये वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं हैं वो एक या एक से अधिक पाई जा सकती हैं। सारी के सारी जो वैक्यूल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। बेसिकली साइनोफाइसी के अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक, उनके अंदर जो वैक्यूल पाई जाती है वो टू टाइप्स की होती है, जो होती है सिंपल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी कि सरल तथा संकुचनशील रिक्तिका, तथा कॉम्प्लेक्स वैक्यूल या जटिल रिक्तिका। जबकि साइनोफाइसी के अंदर एक ही प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गैस वैक्यूल या गैस रिक्तिका। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल या संकुचनशील वैक्यूल। इसे संकुचनशील इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें संकुचनशीलता या कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। इस तरीके से ये फैल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है, ये इसके अंदर पाया जाता है। इसी फीचर के कारण इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये बहुत ही स्मॉल साइज की होती है और इनमें लगातार पीरियडिक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, यानी कि जो संकुचनशील होना है इनका फैलना और सिकुड़ना लगातार एक रिदम के रूप में चलता रहता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल के बाहर फेंकने का काम करती है। मीन्स जब ये सिकुड़ती है तो सेल का जो अंदर का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और जब ये दोबारा फैलती है तो जो वाटर कंटेंट है उसे ये अपनी बॉडी में लेती है। इसीलिए इन्हें सिक्रेटरी वैक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो सिक्रेटरी होता है। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स वैक्यूल या जटिल रिक्तिका। ये जो है वो डायनोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी के अंदर बेसिकली पाई जाती हैं। इस टाइप की जो वैक्यूल या रिक्तिकाएं होती हैं उनका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा ये रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर करती हैं, जो कि हैं लेमिनरीन एंड क्राइसोलेमिनरीन। थर्ड वन इज गैस वैक्यूल या गैस रिक्तिका, जो कि सिर्फ साइनोफाइसी में पाई जाती है। इस टाइप की जो रिक्तिकाएं होती हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो गैसेस के लिए परमिएबल होती हैं या पारगम्यत होती हैं, और ये जो गैस वैक्यूल्स हैं इनमें बाउंसी पाई जाती है। इसी वजह से जो प्लैंक्टोनिक फॉर्म है वो इजीली तैरती हैं, यानी कि तैरने का जो गुण है साइनोफाइसी के मेंबर्स का वो गैस वैक्यूल्स की वजह से होता है। ये जो वैक्यूल्स हैं ये ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं।
इसके बाद है फ्लैजिला। जब हम मोटाइल सेल्स की बात करते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव सेल हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव सेल हो, तो मोटाइल कब होंगी सेल्स या गतिशील कब होंगी? जब उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, क्योंकि फ्लैजिला ही है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, इन दो क्लासेस को अगर हम छोड़ दें तो सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो मोटाइल होती हैं। फ्लैजिला जो होता है वो स्मॉल थ्रेड लाइक अपेंडेजेस होते हैं, मींस जो छोटे और धागे नुमा उपांग होते हैं, और इन्हें हम प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म से ये निकलते हैं। ये बहुत ही वेरी करते हैं नंबर के अंदर, लेंथ के अंदर, पोजीशन के अंदर, प्रेजेंस और एब्सेंस के अंदर, मीन्स इनमें हेयर्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये स्मूथ हैं या हेयर्स वाले हैं, इनके बेस पे ये अलग अलग होते हैं। जो फ्लैजिला है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो मेनली 2 टाइप का होता है, यानी कि इन पे हेयर प्रेजेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट वन इज विप्लेस और एक्रोनिमेटिक, यानी कि प्रतोद प्रकार का फ्लैजिला या कशाभिका। इसमें क्या होता है कि जो हेयर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो स्मूथ टाइप का फ्लैजिला होता है, चिकनी जो कशाभिका होती है, इसे हम विप्लेस या प्रतोद कहते हैं। ये विड्थ से थोड़ी चौड़ी होती है, यानी कि बेस जो होता है इसका आधार जो होता है वहां से ये चौड़ी होती है और ऊपर की तरफ ये पतली होती है। जबकि सेकंड जो होती है उसे हम टेंसेल और प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं, यानी कि कूर्च प्रकार की कशाभिका। ये जो फ्लैजिला होती है इनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स रो के अंदर इसमें पाए जाते हैं, लाइंस में पाए जाते हैं। इन हेयर्स को हम मैस्टिगोनीम्स या फ्लीमर्स भी कह सकते हैं। अब ये जो मैस्टिगोनीम और फ्लीमर होते हैं ये किस तरीके से लगे हुए हैं, इस बेस पे भी फ्लैजिला डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है। जैसे फर्स्ट वन इज पेंटोनिमेटिक। डायग्राम में आपको फर्स्ट डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो मैस्टिगोनीम्स या हेयर्स हैं वो 2 अपोजिट रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि पेंटो एक्रोनिमेटिक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट तो 2 अपोजिट रोज में ही है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल फिब्रिल प्रेजेंट होती है। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। पेंटोनिमेटिक में क्या होता है, जो एंड होता है फ्लैजिला का वो वी शेप में होता है, जबकि पेंटो एक्रोनिमेटिक में क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये टर्मिनल फिब्रिल प्रेजेंट होती है। तो आपको पेंटोनिमेटिक और पेंटो एक्रोनिमेटिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद है स्टिगोनिमेटिक। स्टिगोनिमेटिक टाइप के जो फ्लैजिला होते हैं उनमें एक साइड में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनल फिब्रिल भी प्रेजेंट है और जो हेयर्स है वो एक ही तरफ प्रेजेंट है। एंड लास्ट वन इज हेप्टोनिमेटिक। इस टाइप का जो फ्लैजिला होता है उसमें कॉइलिंग की कैपेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि कुंडलित हो सकता है। डायग्राम में आपको कुंडलित फ्लैजिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद है कितने फ्लैजिला सेल में प्रेजेंट हैं और वो किस शेप, किस साइज के हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी सेल में एक से अधिक फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, वो आइडेंटिकल है, यानी कि उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर है, तो ऐसे फ्लैजिला को हम कहते हैं आइसोकॉन्ट, यानी कि समकशाभिक। जबकि अगर 2 फ्लैजिला जो हैं उनकी साइज जो है वो डिसिमिलर हो, यानी कि असमान हो, जो सेकंड डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस टाइप के फ्लैजिला को हम कहते हैं हेटेरोकॉन्ट या विषम कशाभिक टाइप का फ्लैजिला। एंड लास्ट वन इज स्टिफेनोकॉन्ट। इस टाइप का फ्लैजिला जो होता है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर या क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंटीरियर एंड पर, और ये अपीयरेंस देता है मॉन्क्स टॉन्सर की, यानी कि जो भिक्षु होते हैं उनके जो मुंडन होता है, उनका मुंडन इसी तरीके से होता है कि उनका जो बीच का पार्ट है वो कंप्लीट क्लीन कर दिया जाता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हेयर का छोड़ दिया जाता है। और ये जो फ्लैजिला का अपीयरेंस है बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देता है जैसे थर्ड डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है। ऊपर बिल्कुल क्लीन है, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, जबकि एक फ्लैजिला की रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। इस टाइप के फ्लैजिला को हम स्टेफेनोकॉन्ट कहते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है वो
फाइन हाईलाइन होता है और साइटोप्लाज्म से निकलता है, यानी कि धागे नुमा पतली स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोप्लाज्म से या प्रोटोप्लाज्म से निकली होती है। इसके बेस पे एक ग्रेन्यूल पाया जाता है, सिंगल ग्रेन्यूल, जिसे हम ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल बॉडी कहते हैं। वो भी डायग्राम में आपको बता दूंगी कि ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल बॉडी किसको कहते हैं। हर एक जो फ्लैजिलम है उसके सेंटर में एक पतला एक्सिन फिलामेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सोनियम। अक्षीय तंतु भी इसे हम बोलते हैं। एक्सोनियम बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन की शीथ पाई जाती है, आवरण पाया जाता है। जबकि जो इसका एपिकल पोर्शन होता है एक्सोनियम का, वो नेकेड होता है, यानी कि उसके चारों तरफ किसी भी तरह की कवरिंग नहीं पाई जाती। तो एक्सोनियम के ही नेकेड पोर्शन को हम कहते हैं एंड पीस। इसे आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आप ऊपर की तरफ क्लियरली एंड पीस यहाँ पर शो हो रहा है, ये रहा यहाँ पर। इसके चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर या कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। और ये एंड पीस जो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ इसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्मिक शीथ प्रेजेंट है, ये लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक शीथ यहाँ पर प्रेजेंट है। और जो ब्लेफेरोप्लास्ट की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पर ये रहा, इसे हम बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। जब एक फ्लैजिला का टीएस कट किया जाता है तो इस टीएस में फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट शो होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें क्लियरली 9+2 अरेंजमेंट शो हो रहा है। मीन्स दो जो डबल ग्रेन्यूल हैं वो चारों तरफ 9 होती हैं, जबकि सेंटर में 2 सिंगल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होती है। इसे हम 9+2 का अरेंजमेंट कहते हैं। आप चाहें तो इसे मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 डबल फिब्रिल एंड 1 एंड 2, ये हो गई सिंगल फिब्रिल। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने एल्गल सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। आई होप अब आपको एल्गल सेल स्ट्रक्चर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने और मित्रों के पास उन्हें पहुंचाने के लिए उन्हें शेयर कीजिए। मेरे जो चैनल का बेल बटन है उसे आप दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।